जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है ऑपरेशन सिंदूर का ये पार्ट नंबर सेकंड पार्ट से संबंधित ये पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है। जहां इस जो आप टैगलाइन देख रहे हैं यहाँ पे, इंडिया और राइजिंग मिलिट्री पावर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारत किस तरीके से आज पूरी दुनिया में मिलिट्री के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, और आने वाले समय में कोई दो राय नहीं है कि भारत एक मिलिट्री पावर के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित होने जा रहा है। इन तमाम क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्या वो साक्ष्य हैं जिसके आधार पे मैं ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं। और वो सारे डिस्कशन यहाँ पे किंवदंती नहीं होने वाले हैं। इसके लिए हर एक लाइन के लिए हमारे पास वो साक्ष्य मौजूद हैं जिसका डेमोन्स्ट्रेशन भारत ने अभी अभी किया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप इस सेशन से निश्चित रूप से जुड़े रहिए और इसका एक एक फैक्ट आपको ये बताएगा कि भारत आज 2025 का जो भारत है वो कितना मजबूत भारत बन चुका है। चलिए, तो इन्हीं तथ्यों की जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। एक बार आपको याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अब आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। इससे पहले हमने पहला वीडियो बनाया है जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल एनालिसिस किया है, और वहाँ न्यूज़पेपर के कटिंग के विसल के आधार पे ही हमने टाइमलाइन को डिस्कस किया है। मतलब यहाँ पे हमने इस बात को डिस्कस किया है कि भारत किस तरीके से 22 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, और किस तरीके से भारत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देता है, और किस तरीके से केवल 96 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने के बल बैठने को मजबूर कर देता है, और डिजिमियो टॉक के लिए पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगाना शुरू कर देता है। चलिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है। चलते हैं अपने सेशन की तरफ, और यदि ये सेशन अच्छा लगे आपको तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के बीच में भी इस शेयर करें। आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ये डेट है 14 मई 2025, और इस समय तक आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित अब वो सारे फैक्ट जो हैं वो अब हमारे सामने आ चुके हैं। और इसके लिए हमने जो पूरी तरह से इस तथ्य का विश्लेषण करने के लिए हमने जो यहाँ पे संदर्भ लिया है, ये संदर्भ ओपन सोर्स पे अवेलेबल है। आप भी जाके इसका एनालिसिस कर सकते हैं, आप भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, चूँकि ये डिफेंस का मामला है तो यहाँ पे मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूँ कि यहाँ भी कोई भी ऐसा तथ्य मैं अपने किंवदंती या अपने आप से नहीं ऐड कर रहा हूँ। इसके लिए हमने सारे के सारे तथ्य खासकर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से लिया हुआ है, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से दैनिक स्तर पे आता रहता है। आइए हम चलते हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए। अभी आप देखे हैं कि प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण है वो आपने सुना होगा, और प्रधानमंत्री के अभिभाषण को यदि आप डिकोड करेंगे तो प्रधानमंत्री ने कुछ विशेष बात अपने अभिभाषण के अंदर कहा था। और प्रधानमंत्री ने कहा था, पहला चीज़ कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। दूसरा चीज़, प्रधानमंत्री ने जब धन्यवाद दिया था तो आपने नोटिस किया हुआ था कुछ नए शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे, और प्रधानमंत्री ने इंडियन मिसाइल सिस्टम का नाम यहाँ पे लिया था, और यहाँ पे इसरो के साइंटिस्ट का नाम लिया था, डीआरडीओ के साइंटिस्ट का नाम लिया था। क्यों ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा, आइए समझते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। जरा इस आर्टिकल को पढ़िए जो कि दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया था। क्या कहा है यहाँ पे, तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी पाकिस्तानी ड्रोनों को रोक लिया। ये स्टेटमेंट ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप देखेंगे एयर मार्शल भारती ने कहा कि सवाल यह है कि क्या हमने अपना उद्देश्य हासिल किया। तो हमने अपने बहुत अच्छे तरीके से अपना उद्देश्य हासिल किया था। इसकी संख्या या ब्यौरा बताना यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि अभी भी युद्ध की स्थिति है और मैं अपने दुश्मनों की अनदेखी नहीं करना चाहता। एयर मार्शल भारती का बयान से साफ है कि वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों की क्षति से इनकार नहीं किया है, मगर सामरिक रणनीति के तहत इसको उजागर करना मुनासिब नहीं मान रही है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली रात जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी को रोक लिया और जवाबी हमला भी किया, जिसमें लाहौर के एक रडार को नष्ट किया गया। एयर मार्शल भारती ने कहा कि ड्रोन और यूएवी से हमले करने के बाद पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रुख इससे भी जाहिर होता है कि उसने नागरिकों विमानों के लिए लाहौर स्पेस को बंद नहीं किया, जिससे भारत को जवाबी कार्रवाई करने में बेहद सावधानी बरतनी पड़ी। इसी तरह 8 से 9 मई की रात को श्रीनगर से गुजरात के नलिया तक पाकिस्तान की ओर किए गए हवाई ड्रोन और यूएवी हमलों को विफल कर दिया गया, जिसमें उसने वायुसेना के कई प्रमुख एयरबेस तथा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसी का जवाब देने के लिए भारत ने 10 मई को सुबह लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक चौतरफा हमले कर उसके एयरबेस में काफ़ी तबाही मचाई है। नौसेना ने इस दौरान अरब सागर में पाकिस्तान के समुद्री मार्ग को घेर कर धावा बोला और इरादों का संदेश दिया। नौसेना ने डीजी ऑपरेशन एवं प्रमोद ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला 96 घंटे के भीतर ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी युद्धक तैयारियों को ऑपरेशनल मोड में करते हुए जहाज सबमरीन सब तैयार कर लिए। वायुसेना और सेना की कार्रवाई के बीच में नौसेना की घेराबंदी का ही दबाव था कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का पहल किया। डीजीएमओ राजीव घई ने कहा है कि 10 मई को भारतीय सेनाओं की हमलों की बौछार के बाद सुबह हॉटलाइन पर उनके पास पाकिस्तानी डीजीएमओ का संघर्ष विराम के लिए फ़ोन आया।
इसके उपरांत दोपहर 3:35 पर दोबारा पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हॉटलाइन बात हुई और संघर्ष विराम पर सहमति बनी। लेकिन दुखद यह है कि पाकिस्तान अभी भी एलओसी तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। जरा समझिए इस पूरे स्टेटमेंट को, चूंकि ये डिफेंस का स्टेटमेंट है और डीजीएमओ लेवल का स्टेटमेंट है, यहाँ इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट को डिकोड करने की जरूरत है। और डिकोड आप कैसे करेंगे, तो यहाँ डीजीएमओ साहब ने एयर मार्शल भारती साहब ने और साथ ही साथ आप देखेंगे कि नेवल के पूरे घई साहब ने यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट में आप देखें तो दो चीज़ यहाँ पे संदर्भ आती है कि इन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान ने हम पे क्या किया है, अटैक किया है। पहले पाकिस्तान ने अटैक किया है, उसके बाद हमने इसको क्या किया है, पहले जब इन्होंने अटैक किया है तो हम लोगों ने उसको क्या किया है, डिफेंड किया है, और उसके बाद हमने फिर दोबारा क्या है, इसका रिप्लाई दिया है, इसको रिटेलिएट किया है, और फिर हमने क्या किया है, उसके ऊपर अटैक किया है। याद कीजिए 22 अप्रैल का वो हमला आप याद कीजिए। 22 अप्रैल के टेररिस्ट अटैक के बाद भारत इसका पहला जवाबी कार्रवाई करता है, रात के 6 बजे 6 अप्रैल के रात को करता है, अर्थात 7 बजे के सुबह लगभग 2 बजे के आसपास रिटेलिएट करता है। और रिटेलिएट करते करते क्या है, यहाँ पे 9 स्थानों पर प्रेसिशन अटैक करता है भारत, और इनके सारे टेररिस्ट कैंप को भारत सबसे पहले उड़ा देता है। तो यहाँ पे जरा देखें कि आपने अटैक किया, आपने सबसे पहले अटैक किया, भारत यहाँ पे डिफेंड करने की क्षमता रखता है, और फिर वापस भारत यहाँ पे अटैक किया। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि जो रणनीति है वो रणनीति साफ है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होता है कि आप अटैक करें, तो अटैक जब आप करेंगे तो हमारे पास क्या है, वो डिफेंसिव सिस्टम होना चाहिए जिसके आधार पर मैं आपके अटैक को सह सकूँ। तो पाकिस्तान ने 8 तारीख और 9 तारीख को अपनी तरीके से क्या किया, फुल अपने साजो सामान के साथ भारत के एयर बेसेज पे सारे चीज़ों पे क्या है, अटैक किया रात को। और इस अटैक पे भारत के डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही बुरी तरह, एडी डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया, और ये भारत के किसी भी बेस को क्षति नहीं पहुंचा सके। हालांकि यहाँ पे डीजीएमओ साहब ने स्पष्ट किया है कि मैं किसी क्षति से इनकार नहीं करता हूं, चाहे वो फाइटर हो कोई भी चीज़, लेकिन ऐसी क्षति मैं अभी यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति है। निश्चित रूप से जब कॉम्बैट होता है तो क्षति लगा रहता है, लेकिन वैसा कोई क्षति भारत को अभी ऐसा नहीं हुआ है जिसके आधार पर भारत बहुत ज़्यादा चिंतित हो। दूसरी तरफ भारत ने फिर इसका रिटेलिएशन किया है और यहाँ पे जवाब दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जवाब ऐसा दिया है कि केवल 96 घंटे, आप देखें कि 8, 9 और 10 तारीख, 7 तारीख को भारत ने पहला किया था, और 10 तारीख के अंदर कुल मिला के ये 4 दिनों के अंदर अर्थात 96 घंटे के अंदर पाकिस्तान घुटने पे बैठ जाता है, और लिटरली वो अमेरिका के माध्यम से भारत से डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए और संघर्ष विराम की गुहार लगाने होता है। तो ऐसा क्या किया भारत ने, इस बात को समझना है यहाँ पे, और इसी चीज़ के लिए चलते हैं हम आपको और ही न्यूज़पेपर के विश्लेषण के लिए। आइए, एक स्टेटमेंट यहाँ पे आया हुआ है, आप जाके देखेंगे न्यूज़पेपर में, ये दैनिक जागरण की कटिंग है, यहाँ पे दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है, क्या है भारत का सीड ऑपरेशन। आप देखेंगे कि भारत ने अभी यहाँ पे जो भी ऑपरेशन चलाया है उस ऑपरेशन एक रणनीति के तहत होती है। तो क्या है भारत का सीड ऑपरेशन जिससे खौफ में है पाकिस्तानी। तो भारत ने जितने भी अपने जो यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाए हैं पाकिस्तान को, जो 96 आवर्स के अंदर घुटने के, आपको याद आ रहा होगा इसके पहले जितने भी युद्ध हुए थे, चाहे आपको करगिल का युद्ध आ रहा हो, 99 की बात हो, चाहे 97 की बात हो, चाहे 1965 की बात हो, इन सारे युद्ध में एक बड़ा चीज़ कॉमन है कि ये सारे युद्ध जो हैं बहुत ही लंबे खींचे हुए थे। और लंबा खींचा हुआ इसलिए था क्योंकि सिस्टम उस समय के ऐसे नहीं थे, और भारत ने इस बार 96 घंटे के अंदर पाकिस्तान को उसकी अपनी औकात दिखा दी है। तो आखिर ये बदलाव कैसे हुआ, कहाँ भारत इस तरीके से अपने आप को सबल कर लिया, कहाँ भारत इस तरीके से भारत ने अपने आप को मजबूत कर लिया है कि अब युद्ध बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3, और एयरफोर्स का स्टेटमेंट है कि यदि 2-3 घंटे और हमें दे दिए होते तो शायद पाकिस्तान को पैरालाइज कर दिया जाता, और पाकिस्तान अब रिटेलिएट तो कहिए, अपना जो है ना जवाब देने के कगार पर नहीं, रिटेलिएशन की तो बात छोड़ दीजिए, डिफेंस की स्थिति में नहीं होता। तो क्या है ऐसा चीज़, तो आइए यहाँ पे बात किया गया है सीड ऑपरेशन की। मिलिट्री का अपना एक रणनीति होता है, जिस रणनीति के आधार पे कोई भी देश एक दूसरे देश के ऊपर क्या करती है, हमला करती है। तो यहाँ पे अटैक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिफेंस जो है वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि अटैक होता है। एक और चीज़ आपने सुना होगा कि इस पूरे स्टेटमेंट के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात को कहीं नहीं कहा कि हमारे फाइटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में जाके अंदर घुस कर वो मार कर आए हैं। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो भारत का एडी सिस्टम था, वो भारत का यहाँ पे अटैक सिस्टम था। भारत ने इस बार सिर्फ मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इंडियन फाइटर्स, जो अभी तक का स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट में स्पष्ट है कि इंडियन फाइटर्स ने पाकिस्तान एयर स्पेस का वायलेशन नहीं किया है, उसके अंदर जाकर के हिट नहीं किया है। पाकिस्तान के बाहर बैठे बैठे, भारत अपने घर में बैठे बैठे पाकिस्तान के डीप स्ट्राइक करने में सक्षम है। अब उसे अपने फाइटर ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। घर में बैठे बैठे पाकिस्तान के, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट है या वेस्ट हो, किसी भी जगह जिस टारगेट को चाहे भारत हिट कर सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। भारत ने गुरुवार की सुबह पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में उसके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। सेना की भाषा में इसे सीड कहते हैं। आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म यहाँ पे कहा गया है। इसको क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, SEAD। आप देखें SEAD, इस बात को देखें, SEAD, इसको क्या किया गया है, सीड कहा गया है। आइए इसको जानते हैं कि सीड ऑपरेशन सबसे पहले किसने इसका उपयोग किया था। सीड क्या है, इस बात को समझिए। सीड यानी सपरेशन ऑफ इनेमी एयर डिफेंसेज। देखिए यहाँ पे तो क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सपरेशन ऑफ इनेमी
एयर डिफेंस मतलब ये है कि कोई भी देश अपने आप अपने एसेट की रक्षा के लिए, अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए क्या करता है, अपना एक सिस्टम बना के रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो सिस्टम बनाया होता है उसको क्या कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और यदि किसी दूसरे देश को उसके ऊपर हमला करना है तो निश्चित रूप से इसने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है उसको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। मतलब जो बाउंड्री वॉल बनाया जाता है ग्राउंड पे, तो आपने देखा है कि क्या होता है, बाउंड्री बना दिया जाता है, जिसको जो बाउंड्री कहलाता है, यहाँ पे जनरली आईबी के नाम से जानते हैं, एलओसी के नाम से जानते हैं। तो आपको वहाँ पे वो फेंसिंग दिख रहा होता है, एक तरफ भारत के सैनिक होते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैनिक होते हैं, किसी देश में अपोजिट सैनिक होते हैं, वो दिख रहा होता है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको नजर तो नहीं आता है, लेकिन काफ़ी वो अभेद किला की तरह नजर करता है। याद कीजिए इजराइल के ऊपर जब हमास ने हमला किया था तो हमास ने हजारों मिसाइल से हमला किया था, और एक बार हमला नहीं किया था, बार बार हमला किया था। और वहाँ पे एक नाम आया था, आपको याद आ रहा होगा, आयरन डोम सिस्टम। ये आयरन डोम सिस्टम जो है, ये आयरन डोम सिस्टम क्या है, इजराइल ने वहाँ पे कहा था, और यही आयरन डोम सिस्टम था जो ईरान के किसी भी मिसाइल को, मतलब हमास के किसी भी मिसाइल को ईरान को हिट नहीं करने दिया था। ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा था, रिटेलिएट कर रहा था। तो किसी भी देश का जो एडी सिस्टम होता है, पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है, दो भागों में बटा होता है, जिसको आप एक तरफ ऑफेंसिव कहते हैं, दूसरी तरफ इसको कहते हैं डिफेंसिव कहते हैं। जब ऑफेंसिव हो रहा होता है ये, तो कोई भी कंट्री उस अपोजिट कंट्री के अंदर घुस के वार करती है और डिफेंसिव में अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। तो जब किसी देश के द्वारा किसी एक देश के ऊपर हमला करना होगा तो निश्चित रूप से उसके एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले बर्बाद करना होगा, क्योंकि जब तक एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद नहीं होगा वो अपने आप को डिफेंड करता रहेगा और आपकी सारी रणनीति जो है वो समाप्त होती है। इसीलिए यहाँ पे जिक्र किया गया है SEAD, दैट इज सीड, और इसी को कहते हैं सीड ऑपरेशन। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, सपरेशन ऑफ इनेमी एयर डिफेंस। मतलब इनेमी एयर डिफेंस के जितने भी वेपन्स हैं जो एयर डिफेंस में लगे हुए हैं उसको सबसे पहले बर्बाद कर देना है। अब आप स्टेटमेंट को याद कीजिए, स्टेटमेंट में के अंदर कहा गया था, खुद जो एयर मार्शल साहब ने कहा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले हमने क्या किया, बर्बाद किया था। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर एक नाम बहुत ही वायरल हुआ था, जिसको हम लोग HQ-9 के नाम से जानते हैं, जो S-400 की तरह दिखता है। रसिया का ये फर्स्ट हैंड आप कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं, जिसकी रेंज लगभग 200 से 300 किलोमीटर के आसपास होती है। इसी एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने सबसे पहले उड़ाया था, और खुद यहाँ पे एयर मार्शल ने इस बात को कमिट किया है कि लाहौर के आसपास जो सिस्टम था इसको भारत ने सबसे पहले उड़ा दिया था। अब जब डिफेंसिव सिस्टम पाकिस्तान के पास बचा ही नहीं तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा। और उसके बाद भारत ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने यहाँ पे जितना भी हमला किया है वो प्रेसिशन के साथ किया है, डीप स्ट्राइक किया है। और आश्चर्य ये है कि जब तक, और इन्होंने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। मतलब भारत के किसी भी मिसाइल को ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हैं। इंटरसेप्ट नहीं करने का मतलब ये है कि भारत ने जितने मिसाइल सिस्टम को यहाँ इस्तेमाल किया है अटैक करने के लिए, पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिटेक्ट करने में ही फेल रहा है। और यही कारण है कि भारत जो है वो डीप स्ट्राइक करने में क्या रहा है, सक्षम रहा है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि न्यूज आर्टिकल में आया हुआ है। जरा समझे यहाँ पे। तो सीड जो है, सीड यानी सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, इसका मतलब होता है हमला करके दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर देना, जिससे भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर सकें और पाकिस्तान उन पर हमला न कर सके। कई बार इसे डेड यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस भी कहा जाता है। अमेरिका को सीड ऑपरेशन चलाने का काफ़ी अनुभव है। तो कोई भी जो एयर डिफेंस होता है, जो वायुसेना होती है किसी देश का, वो सामान्यतः इसी रणनीति के आधार पर काम करती है। सबसे पहले अपने डिफेंस को तैयार करती है। किसी देश के ऊपर हमला करना होता है तो सबसे पहले उसके डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया जाता है, और उसके डिफेंस सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, उसका रडार आ जाएगा, उसके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं सबसे पहले उसे उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपने सीक्वेंस पे ध्यान दिया कि भारत ने सबसे पहले उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, रास्ता साफ मिला, और उसके बाद भारत ने आके भरपूर तरीके से क्या है, अटैक किया। मिसाइलों के खतरे से निपटना क्या होता है, तो सीड ऑपरेशन का सबसे अहम लक्ष्य होता है कि सतह से हवा में वार करने वाले मिसाइलों, जिसको हम लोग SMA कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं, इनको खत्म कर देना। जब खतरा कम हो जाता है तो लड़ाकू विमान आसानी से दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर मनचाही जगह पर हमला कर सकते हैं। अब आपको चूंकि एयर से हमला होना है तो आप ऐसा तो नीचे तो है नहीं जहाँ पे आप गन से मार देंगे, तो ऊपर जब आपके पास उसको रोकने के लिए कोई चीज़ व्यवस्था है नहीं, तो फाइटर्स आएंगे और वहाँ पे फाइटर्स हो या मिसाइल्स हो, आसानी से आपके जिस जिस चीज़ों पर होगा आराम से अटैक कर पाएंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान की जो एडी सिस्टम थी वो कंप्लीटली चाइनीज सिस्टम थी, और चाइनीज सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट रूप से फेल हुआ है, और चाइनीज एडी सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट रूप से एक्सपोज हो गया है। आइए समझते हैं सीड के इतिहास के बारे में। ये सीड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन की वायुसेना ने लड़ाकू विमान के जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस का पता लगाने और उसे नष्ट करने का पहला प्रयास किया था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो ब्रिटेन की सेना ने सबसे पहले अपने दुश्मन देशों में कहाँ कहाँ रडार सिस्टम लगा है उसको सबसे पहले पता किया था, और फिर उसको क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और लड़ाई के दौरान रडार, संचार, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस के एक सिस्टम के एकीकृत करने में अपनी सफलता हासिल करने के बाद ब्रिटेन ने जर्मनी का इसी तरह का सिस्टम खोजने और उन्हें हराने के लिए रणनीति बनाई थी। अब आइए बात करते हैं हम यहाँ पे भारत के सिस्टम के बारे में। तो भारत का जो सीड अभियान है उसमें क्या क्या है, तो भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके सीड अभियान की अपनी क्षमता दिखाई है, और भारत के पास पाकिस्तान में ऐसे स्थानों पर हमला करने की क्षमता
एसएमए को तैनात किया गया है। एसएएम मतलब सैम जिसको कहते हैं, आप याद रखिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल इसको कहा जाता है, सैम सिस्टम कहते हैं इसको, तैनात किया गया है। और ऐसा करके भारत पूर्ण युद्ध में एयर सुपरियरिटी हासिल कर सकता है। सीड अभियान के लिए आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल की जरूरत होती है। ये आरएम इसको कहते हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल कहते हैं। और आपको याद होगा कि भारत के पास जो एंटी रेडिएशन मिसाइल हाल फिलहाल में भारत ने टेस्ट फायर किया था, और आपको याद होगा कि भारत के पास स्वदेशी ऐसी कौन सी मिसाइल है, रुद्रम है, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है। और रुद्रम सेकंड का अभी हाल फिलहाल में ही भारत ने क्या किया था, टेस्ट फायर किया था। ये रडार को उड़ाने में सक्षम है। ये मिसाइलें रडार सिग्नल को पकड़ती हैं, उन जगहों पर हमला करती हैं जहां दुश्मन की सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइलें तैनात होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी रडार सिग्नल को जाम करके सैम ऑपरेटर्स को नकारा बना सकते हैं और इसके बाद मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। तो आपने यहाँ पे समझा होगा कि भारत का जो ये सीड अभियान चला है, वो सीड अभियान कैसे चला है, कैसे भारत ने पूरे पाकिस्तान के एडी सिस्टम को सबसे पहले सप्रेस किया और उसके बाद मनचाहा अटैक किया है। आइए समझते हैं कि भारत ने उन कौन कौन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अब आपको याद आ रहा होगा, जरा आप इस न्यूज़ को देखिए, TV9 का ये न्यूज़ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम भारत ने बनाया, इजराइल जैसा ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल, एक साथ कई ड्रोन को करेगा ढेर। तो ये आप स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, भारत ने बहुत पहले जब जम्मू के ऊपर अटैक हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, जम्मू के ऊपर जब ड्रोन अटैक हुआ था, जम्मू एयरबेस के ऊपर, तो भारत ने ऐसे सिस्टम को, तो ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा एक सिस्टम तैयार किया गया था जिसको कहा जाता है इंद्रजाल। ये इंद्रजाल पूरी तरीके से एक बेस को, हालांकि इसका रेंज बहुत ही कम है, लेकिन छोटे छोटे जगहों पर जैसे जम्मू है वहाँ पर ऐसे ड्रोन को इसके अंतर्गत अटैक के लिए मिसाइल्स लगे होते हैं और डिफेंड करने के लिए जैसे ही यहाँ पे कोई मिसाइल आएगा तो यहाँ के जो एडी सिस्टम है, जो मिसाइल्स लगे हैं, ये ऑटोमेटिकली उड़ेंगे और उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें से मैन इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है। तो भारत के पास जो इस तरह का एक सिस्टम है जो कि लो लेवल पे है, अभी काफ़ी छोटा है इंद्रजाल। इंडिया आप देखेंगे इजराइल के पास कौन सा है, आयरन डोम है। तो इसके मामले में अभी भारत का सिस्टम जो है बहुत ही अभी कम है, मतलब लो रेंज का है, अभी इसकी रेंज ही काफ़ी कम है, अभी इसके ऊपर चल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत ऐसे चीज़ों के लिए एक बड़े रेंज के लिए सिस्टम डेवलप करेगा। आगे देखते हैं तो ये काम किस तरीके से करता है, इस बात को आप समझना है। तो जैसे आपको किसी भी अपने वाइटल सिस्टम की रक्षा करना है, कोई भी ऐसा आपका इंपॉर्टेंट जो थ्रेट जो आपका सिस्टम होता है, या कोई भी आपका जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो भी आपका एरिया होता है, उसके अंतर्गत उसके ऊपर ये सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। तो इन सिस्टम का जो बाहरी जोन होता है, इसके अंदर खुद का अपना रडार लगा होता है। इन सारे डिटेक्शन को क्या करता है, उन सारे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है। उनको डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, जब ये उस डिस्टेंस से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब ये लगता है कि ये इंगेजमेंट करेगा और अपने इस पर्टिकुलर जो टारगेट है उसकी तरफ आ रहा है, फिर यहाँ के मिसाइल ऑटोमेटिकली इसको क्या करते हैं, इंगेज करते हैं और नो गो जोन, मतलब इस जोन में जाने के पहले इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो 3 लेयर पे काम करती है ये पूरी एडी सिस्टम, जहाँ पे सबसे पहले जो रडार है वो इसका क्या करता है, डिटेक्शन करता है। फिर यहाँ पे जो मेन हब सेंटर है, जहाँ पे ये टारगेट अप्रोच कर रहा होता है, उसके पहले ही अपने मिसाइल से ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। भारत के लिए क्या वो सिस्टम इस्तेमाल हुए था, ये देखते हैं। बचाव ही नहीं, तीव्र प्रहार भी कर सकता है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट, जरा देखें। S-400 यूएस गेट बराक मिसाइल आकाश ड्रोन रोधी टेक्नोलॉजी का गुच्छा ढाल के साथ बढ़ रहा है प्रहार की क्षमता। तो आप देखें कि भारत ने अपने इस सिस्टम के लिए क्या क्या उस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। आइए यहाँ पे ये दैनिक जागरण की कटिंग है जहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। जरा देखिए यहाँ पे कि भारत ने अपने सिस्टम के अंतर्गत एकीकृत काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जरा देखिए यहाँ पे एकीकृत काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जैसे UAS आप कहते हैं, एकीकृत अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जिसको आप UAS ग्रिड कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया था। S-400 जिसको ट्रम्प भारत ने हाल फिलहाल में ही रसिया से खरीदा था, जिसका ट्रम्प नाम दिया गया, ट्रम्प एक्चुअली नाम था। बराक 8 मिसाइल आकाश से सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलें और DRDO की ड्रोन विरोधी तकनीकें जो हैं इसके ऊपर काम किया था। वास्तव में ये सभी एक साथ मिलकर भारत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक हवाई ढाल। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीड के अंतर्गत भारत या कोई भी दुनिया का देश अपने लिए क्या करता है, सबसे पहले एक सिस्टम डेवलप करता है जो ऑटोमेटिकली ऐसे थ्रेट का क्या सके, जवाब कर सके। तो भारत ने अपने इस एडी सिस्टम के अंतर्गत अभी सबसे पहले जो परचेज किया है, सबसे बड़ा जो इसका एसेट है वो S-400 है, जो भारत ने हाल फिलहाल में ही परचेज किया था। इसके अलावा भारत ने अपने पास जिस चीज़ की बात कही है, यहाँ पे MR सैम की बात कही गई है, जिसे यहाँ पे बराक के नाम से जाना गया है। जरा देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इस स्टेटमेंट में देखिए S-400 जिसे भारतीय नाम सुदर्शन दिया गया है। भारत में इसका नाम क्या दिया गया है, सुदर्शन। आपने सुना होगा सुदर्शन चक्र का नाम इस पर काफ़ी चर्चे में था। से 3 स्क्वाड्रन फिलहाल पश्चिम और उत्तरी सीमाओं पर तैनात किए जा चुके हैं। वहीं बराक 8 मध्यम दूरी मिसाइल से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसको हम लोग MR सैम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे MR सैम का भी सीमावर्ती इलाकों के रखरखाव के लिए तैनात किया गया है। इजराइल से ये बराक सिस्टम लिया गया था 2017 में, याद रखें आप। $2.5 बिलियन का ये रक्षा समझौता हुआ था। और स्वदेशी आकाश मिसाइल की बैटरियां हैं जो DRDO के द्वारा खुद विकसित की गई हैं, और काउंटर ड्रोन सिस्टम भी एयर डिफेंस को मजबूती प्रदान कर रही है। तो जैसा आप देखें कि भारत में आप देखेंगे
कि 3 तरह के डिफेंस सिस्टम के ऊपर जो है वो लगे होते हैं। यदि सबसे जो अंदर का जो सिस्टम है 4 तरह का आप कह लें आप यहाँ पे, तो जो सबसे अंदर है यहाँ पे किस तरह के मिसाइल्स यहाँ पे भारत ने अपना इस्तेमाल किया हुआ है, या जो यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार यहाँ बताया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आकाश, पिचोरा और स्पाइडर जैसे मिसाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अंतर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे आप देखेंगे कि L-70 गन्स जैसे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इगला जैसे गन्स आपको दिख जाएंगे। और बाहर के आउटर कोर में मिडिल में भारत ने यहाँ पे अपने लिए इस्तेमाल जो किया है वो MRSAM है, जो कि इजराइल और भारत के कोलैबोरेशन पे बना है। और सबसे बड़े रेंज पे आप देखेंगे तो 400 किलोमीटर, ये मतलब 300-350 किलोमीटर पे आपको S-400 देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से भारत ने अपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रोटेक्ट कर रखा है। मोर इंपॉर्टेंट कि आप इंटरनल जो कोर देख रहे हैं ये सब इंडिजीनियस हैं। ये सब क्या है? इंडिजीनियस हैं, जिसको खुद DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। आउटर कोर में जो आप देख रहे हैं ये मोस्टली रशियन और इजरायली वेपन्स आपको नजर आ रहे हैं, जो कि एक मजबूत शील्ड प्रदान कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस पूरे सिस्टम को आप देखेंगे कंप्लीट रूप से पेनिट्रेट नहीं कर पाया, और अपने मिसाइल्स गिरने के पहले ही इनके द्वारा क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर दिया गया। आप देखें आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी की है बड़ी भूमिका। इस स्टेटमेंट आप देखें आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका रूस यूक्रेन के बाद तो दुनिया सामने साफ हो गई है। भारत और पाकिस्तान के ताज़ा सैन्य टकराव के दौरान ड्रोन से सामरिक निशाना साधने की कोशिश भी इसका साफ प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के दौरान भारत ने भी आत्मघाती ड्रोन लॉयटरिंग मुनिशन का इस्तेमाल किया। इस ड्रोन ने विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ सटीक हमले के लिए पाकिस्तान सेना का सुरक्षा तंत्र भी हैरान रह गया। 2021 से लॉयटरिंग एमुनेशन ड्रोन का हासिल प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू किया। यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आई है कि अटैक करने के लिए क्या अब फाइटर के साथ जरूरी है? तो कहीं भी मैंने आपको बताया कि भारत फाइटर के साथ पाकिस्तान का एयरस्पेस वायलेशन नहीं किया है। अब आ जाइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफेंस के लिए तो मैंने आपको यहाँ पे चर्चा किया कि भारत ने किन किन उस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अब अटैक के लिए आप देखें कि भारत ने क्या क्या इस्तेमाल किया था। तो भारत के मजबूत रक्षा कवच के सितारे हैं। यहाँ पे किसके सिस्टम की बात की जा रही है? यहाँ पे जो डिफेंड कर रहा था भारत के लिए, तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या था? रक्षा कवच के लिए पिचोरा सिस्टम है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ये पिचोरा सिस्टम है। भारत का काफ़ी वेंटर्स आप कह सकते हैं, काफ़ी पुराना सिस्टम है। रशियन मेड ये वेपन्स है। आप देखेंगे कि इस पिचोरा सबसे पुराना है, और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना 70-80 के दशक का ये वेपन्स अब पुराना हो चुका है, जो 25 किलोमीटर। और इसी को बाद में आप देखेंगे कि इसके जगह पे भारत ने इसको मॉडिफाइड करके और इसी के तर्ज पे भारत ने क्या बनाया है? आकाश सिस्टम को बनाया है। तो ये जनरली ये क्या है? बेस एयर डिफेंस के लिए आप देखेंगे कि पिचोरा जो है वो रक्षा कवच का काम करता है। इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जरा देखें आप। यहाँ पे 30 से 35.4 किलोमीटर ऑपरेशन फायरिंग रेंज के लिए अपग्रेड किए गए हैं पिचोरा के सिस्टम। तो ये आप देखेंगे कि सबसे बेसिक लेवल पे है। और क्या क्या है? तो भारत ने अभी रिसेंटली जो इंडिजीनियस अभी डेवलप किया है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? समर सिस्टम कहते हैं। तो समर आप देखें, इसका जो पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। तो आप याद रखिएगा, ये समर कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। इस समर के अंतर्गत आप देखेंगे कि ट्रक माउंटेड आप यहाँ पे व्हीकल देख रहे हैं, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं इस तरह के मिसाइल्स लगे हुए होते हैं। आप देखिए 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लक्ष्य पर हमला करती है मिसाइल। इसके पास अपना रडार होता है, और मोर इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिजीनियस ही नहीं, इसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डिजाइन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिसाइल्स के आधार पर इसको बनाकर इसको तैयार कर लिया है। तो इसके 2 वर्जन अभी भारत के पास उपलब्ध हैं। एक 105 किलोग्राम इसका वजन है, 10 फीट लंबाई है, 12 से 40 किलोमीटर के रेंज के अंतर्गत हमला करने में सक्षम है। तो ये भारत के पास आप देखेंगे कि कौन सा सिस्टम है? समर सिस्टम है। समर का काम है आसमान में दुश्मन के हवाई हमलों को रोकना। मान लीजिए कोई ड्रोन या जेट भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है, तो उसे ट्रैक करेगा, तुरंत नष्ट कर देगा। तो मैंने आपको बताया कि क्या है, भारत के एयर डिफेंस का ये हिस्सा है, जिसके अंतर्गत समर अभी फिलहाल में भारत ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा अपने ऊपर डिफेंड करने के लिए भारत ने इस बार जो भारत के पास जो है वो कौन सा है? ये L-70 गन्स हैं। आप देखेंगे L-70 गन्स जो हैं वो क्या हैं? तो L-70 एक स्वीडन में बनी हुई 40 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन है, या पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ये तोप टाइप का जो है ये क्या है? एंटी एयरक्राफ्ट गन है। भारत ने इसे अपग्रेड किया है। भारतीय सेना और वायुसेना के कम ऊंचाई वाले डिफेंस सिस्टम का ये हिस्सा है। ड्रोन और सब कुछ मार गिराने में क्या है? ये सक्षम है। 1000 से ज़्यादा L-70 गन भारत के पास वर्तमान में है। ये सारी की सारी एक बार देखिए आप यहाँ पे जागरण का ये रिसर्च है, दैनिक जागरण ने इस चीज़ को प्रकाशित किया है। इस बात को आप याद रखेंगे। योगदान L-70 ने पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट, तो जितने भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो ये छोटे छोटे जो छुत्री बम छोड़े थे, जो बेसिकली क्या है आपके छोटे छोटे बम से जो ड्रोन के हिसाब से हमास के तौर पे जो आक्रमण किया था, उसको इस अकेले L-70 ने ही न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसके अलावा और छोटे छोटे मिसाइल्स, बड़े बड़े मिसाइल्स के नंबर तो बाद में है, इसे L-70 ने ही न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो यहाँ पे देखें इस तरह का एक और सिस्टम है जिसको कहा जाता है सिल्का ZSU-23 and 4। 2.5 किलोमीटर इसका रेंज है। तो इसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बेस के पास ये क्या करता है? ये ट्रैक करके हिट करता है। आगे देखें यहाँ पे भारत के पास और पाकिस्तान के पास, जरा इस पूरे स्लाइड को आप बहुत ही ध्यान से देखें यहाँ पे कि भारत के पास क्या वो सिस्टम है और पाकिस्तान के पास क्या वो सिस्टम है, जिसके आधार पे दोनों अपने अपने
एयर स्पेस को डिफेंड करते हैं। जरा देखिए भारत के पास जो सिस्टम है, जो सबसे लेटेस्ट सिस्टम है वो S400 है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पाकिस्तान के पास आप देखेंगे HQ-9BE है, ये आप देख रहे हैं S400 है जो भारत का है, जो हाल फिलहाल में भारत ने रसिया से लिया है, जिसको यहाँ पे भारत ने अपना नाम क्या दिया है, सुदर्शन नाम दिया है। और ये HQ-9B है जिसका रेंज 100 से 200 किलोमीटर है, जिसको भारत ने पहले ही दिन उड़ा दिया था। ये चाइनीज वेपन है और चाइनीज वेपन का पोल यहीं पर खुल गया था, जिसको भारत ने अपने पहले ही लैटरिंग वेपन्स, मैंने बताऊंगा आगे कि उसको किस वेपन से भारत ने उड़ा दिया था। और जैसे ही ये भारत ने उड़ा दिया तो भारत जो पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज का डिफेंस था वो समाप्त हो गया। तो HQ-9 100 से 200 किलोमीटर ये यहीं पे भारत ने इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इंटरनल आप देखेंगे तो भारत के पास जो है, आप सेकंड नंबर पे जो आता है भारत में, देखिए बराक की मिसाइल है, बराक 8 है। हालांकि ये इंडियन नेम नहीं है, भारत में ये बराक नेम के नाम से नहीं है, तो ये इजराइल और भारत के कोलेब्रेशन में डेवलप है, जिसका रेंज 70 से 100 किलोमीटर के आसपास होता है। और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास जो ये वेपन है LI-80 है, ये LY-80 है परहैप्स, तो ये इनके पास 40 से 70 किलोमीटर का रेंज था। इसको भी भारत ने पहले दिन ही उड़ा दिया। आप याद देखें, लाहौर के पास आपको न्यूज आया था, काफ़ी फ्लैश हो रहा था कि भारत ने LY, ये क्या था, भारत इसका जो पाकिस्तान का था AD सिस्टम था, इसको भारत ने पहले दिन ही उड़ा दिया। मतलब तिनके की तरह भारत ने इनके सारे एयर डिफेंस को उड़ा दिया। और आप समझिए कि एक तरीके से नंगा जो है ना एयर डिफेंस को यहाँ पे ध्वस्त कर दिया। 96 में भारत, इस बात को आप समझ लें कि भारत यदि चाहता तो पाकिस्तान के हर उस टारगेट को कर सकता था और कंप्लीट रूप से डिस्ट्रॉय कर सकता था, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि उसकी एडी सिस्टम को भी भारत ने समाप्त कर दिया था। आप देखें कि इसको भी भारत को काउंटर करने के लिए LY-80 है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखें कि स्पाइडर को आप देखें 15 से 35 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान के पास ऐसे सिस्टम कौन कौन से हैं, तो आप देखें ये पाकिस्तान के पास NSSM है जो है 25 से 50 किलोमीटर के अंदर जो है ये अपनी क्षमता रखता है। भारत के पास जो लोअर डिफेंस है, मतलब बेस जहाँ भी होता है, जो भी आपका जो मेन जो भी आप एरिया आप डिफाइन जिसको डिफेंड करना है, उसके 25 से 30 किलोमीटर के एरिया में रक्षा कवच के रूप में ये स्पाइडर मिसाइल होता है। कीवर सैम आप देखेंगे 25 से 35 किलोमीटर के बीच में है। और आकाश, और ये सारी की सारी मिसाइल जो है भारत का क्या है, इंडिजीनियस मिसाइल है। अभी भारत आकाश सिस्टम आप देखें कई जगह भारत ने इसको निर्यात भी किया है। तो ये 30 से 70 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर के अंदर अंदर के जितने भी सिस्टम है खुद भारत अब क्या कर रहा है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जबकि आप देखें पाकिस्तान के पास FM-90 है जो 15 किलोमीटर का है, क्रोट्रेल जो है कमांड गाइडेड है। और ये आप देखें तो ये सारे के सारे जो मिसाइल्स हैं चाइना के पास, पाकिस्तान के पास अपना सेल्फ का कुछ नहीं है, ये सब जो है चाइनीज माल हैं। और आपको पता है कि चाइनीज माल चले तो चांद तक और नहीं तो आज तक भी नहीं। तो इस बात को आप समझते हैं। और इस चाइना के इस माल ने क्वांटिटी तो बहुत दिखाई लेकिन क्वालिटी नहीं दिखाई, और यही कारण है कि पाकिस्तान आप देख रहे हैं केवल 96 घंटे के अंदर घुटने पे आ गया। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत का ये सिस्टम जो है S400 आप देख रहे हैं, ये भारत का खास सिस्टम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, ये कौन सा है, स्पाइडर की मिसाइल है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के जितने भी वेपन्स आपने यहाँ पे देखे हैं सब के सब प्रेसिशन अटैक में समझा है। भारत ने जितने भी अटैक किए हैं वो सारे के सारे अटैक पिन पॉइंट के साथ किया है, कोई भी पिन पॉइंट से इधर उधर नहीं हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन सा सिस्टम है। तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने अभेद बनाया है। कौन कौन सा सिस्टम है जिसकी बात हम कर रहे थे, तो ये S400 है जो दुनिया की आज के समय में यदि आप कहेंगे कि दुनिया की सबसे बेस्ट एडी सिस्टम में काउंट किया जाता है, जिसको भारत ने परचेज किया है। अलग अलग तरह की रेंज के लिए मिसाइलें यहाँ पे 120, 200, 250, 400 किलोमीटर के लिए इसके पास अपनी अलग अलग तरीके की मिसाइलें हैं। और भारत ने पहली बार आप देखेंगे कि S400 का इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान को अपने घुटने पे ला दिया था। इस बात को याद रखेंगे। हालांकि S400 का कुछ इतिहास भी यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले इसको 1967 में बनाया गया था जब ये S200 के नाम से बना था। 1978 में S300 के नाम से बना। और अभी जो है जो आप S400 देख रहे हैं इसका निर्माण 1999 में हुआ था। 2007 में रूस ने अपने सिस्टम इसको शामिल किया था और लगभग 2015 से इसे क्या कर दिया था, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। भारत इसे हाल फिलहाल में इसको लेकर रखा है। बराक एक सिस्टम है जो चाइनीज, जो आप देखेंगे इजराइल के माध्यम से है और इसको जनरली MR सैम के नाम से आप देखेंगे जाना जाता है। बराक 8 जो है वो बेसिकली चाइनीज नेम है। आकाश सिस्टम आप देख रहे हैं, इसकी रेंज जो है 30 से 70 किलोमीटर है। यहाँ पे आप देखिए डेमोन्स्ट्रेट किया था भारत ने आकाश सिस्टम को। यहाँ पे स्पाइडर सिस्टम को देख सकते हैं 15 से 35 किलोमीटर रेंज के साथ है। SRM जिसको सैम कहते हैं, यहाँ पे 70 किलोमीटर की मिसाइल का रेंज देने वाला होता है। और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल का भारत के पास क्या है, एक बहुत बड़ा जखीरा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास अग्नि है, आपके पास पृथ्वी है आपके पास। और अभी जो भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था उसका तो मैंने नाम ही नहीं लिया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये है यहाँ पे पाकिस्तान का काल, जिसको हम लोग जानते हैं ब्रह्मोस के नाम से। ये ब्रह्मोस नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। और इस ब्रह्मास्त्र के आगे पूरी पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए। ये अकेला ब्रह्मास्त्र ऐसे ऐसे सटीक इन्फॉर्मेशन ये पाकिस्तान की तरह आके फेल नहीं होता है, ये बर्बाद कर देता है। सिर्फ इसका एक खोखा गलती से पाकिस्तान में गिर गया था, जो कि बिना वारहेड का तो हल्का मच गया था। और इस बार तो पाकिस्तान ने इसका विथ आर्म्स जो है वो स्वाद चखा है। ये पाकिस्तानियों से ही पूछने वाला है कि भारत का ये ब्रह्मोस सिस्टम कैसा है। भारत में एक और सिस्टम जिस पर सबसे ज़्यादा हल्का मचाने में सक्षम रहा वो रहा ये हरोप। भारत ने उनकी एडी सिस्टम को जहाँ भी डिस्ट्रॉय किया, ये सब इसी लोइटरिंग एमिनेशन से किया है। तो लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाला ये वही ड्रोन है। और ये ड्रोन जो है हरोप सिस्टम बेसिकली क्या है, ये इजरायली सिस्टम है जिसे भारत ने परचेज किया था। ये तरीके का क्या है,
एक तरीके का आप मिसाइल भी कह सकते हैं, एक तरीके का यूएवी आप इसे कहते हैं। इसकी खासियत है कि 1000 किलोमीटर तक ऑपरेशन रेंज में ऑपरेट करने में सक्षम है। ये क्या है, एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया तो ये वापस नहीं आता। ये सुसाइडर है, एक तरीके से क्या है, ये सुसाइडर है, सुसाइड की तरफ बैठता है। जहाँ इसको टारगेट दिखेगा वहाँ पे 1000 किलोमीटर के अंदर जहाँ-जहाँ इसको टारगेट दिखेगा आप रहिए, लगभग आधे घंटे तक एयर में रह सकता है और वहाँ पे जाके ये अटैक करेगा और प्रिसिशन अटैक करता है। 9 घंटे तक टिका रह सकता है ये हरोप ड्रोन मिशन। 9 घंटे तक लोएटर कर सकता है। 1000 किलोमीटर में बहुत ही ज़बरदस्त ये वेपन था, जिस वेपन के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम को बर्बाद किया था। अचूक निशाना है इसका हरोप ये सिस्टम, इस बात को याद रखिएगा। ये परीक्षा का हिस्सा निश्चित रूप से बन सकता है। और बगल में अटैक के लिए जो भारत ने इस्तेमाल किया, इस हरोप का इस्तेमाल किया था और यहाँ पे पाकिस्तान का काल ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ये क्या है, क्रूज मिसाइल है। और भारत का ये और विश्व का अकेला ऐसा ये क्रूज मिसाइल है जो कि क्या है, लेथल है, डेंजरस है। किसी भी रडार पे इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जो कि पाकिस्तान से हुआ भी नहीं। आगे देखते हैं तो यहाँ पे वो HQ-9 सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने चाइना से लिया है और चाइना ने भी रसिया से ये S-400 की कॉपी करने का प्रयास किया है, जो कि पहले दिन भी नहीं टिक पाई और इसे उड़ा दिया गया। आगे देखें यहाँ पे अवैक्स सिस्टम जो आप देख रहे हैं, हालांकि ये जो पिक्चर है ये इंडियन नेत्रा का है। तो अवैक्स सिस्टम को भी भारत ने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इनके अवैक्स सिस्टम जो एयर में रह के रडार सर्वेलेंस देता है, इनको भी भारत ने अपने दूसरे दिन साफ कर दिया था। आप देखें भारत पाकिस्तानी संघर्ष में खुली चीनी हथियारों की पोल। तो ये मैंने कहानी आपके साथ डेवलप किया कि किस तरीके से भारत ने अपने इस सारे सिस्टम का इस्तेमाल करके चीनी सिस्टम को क्या किया है, एक्सपोज कर दिया है। तो दोस्तों इस सेशन में हमने इस पूरे टैक्टिक्स के बारे में, यहाँ पे पूरे उस मिसाइल्स, पूरे सिस्टम के बारे में जिक्र किया, जो कि न्यूज़पेपर कटिंग के आधार पर एनालिसिस था। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इस पूरे चीज़ को समझ पाए होंगे। और यही कारण है कि भारत अब दुनिया में एक राइजिंग मिलिट्री पावर की तरफ उभर रहा है। और इस राइजिंग मिलिट्री पावर में आप देखेंगे कि भारत जिस तरीके से ये काम कर रहा है, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी भारत यहाँ पे अब आपको एक, अभी तक तो भारत एक सिर्फ खर्च करने के नाम पे जाना जा रहा था, लेकिन अब भारत जो है एक ऑफेंसिव मोड में दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और यही कारण है कि 96 घंटे के अंदर पाकिस्तान, जो कि कभी 2-2, 3-3 महीने युद्ध करता था, आज 96 घंटे के अंदर जो है वो घुटने पे आ गया है। तो एक बार भारतीय सेना के लिए जय हिंद होना चाहिए, इंडियन साइंटिस्ट के लिए जय हिंद होना चाहिए। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत सबसे बड़ा मिलिट्री ताकत तो है ही है, और अपने जिसकी सेना मजबूत होगी वो देश भी मजबूत होगा और भारत बहुत जल्दी आपको एक महाशक्ति के रूप में नजर आएगा। चलिए, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। पाकिस्तान का जो पोल खोल ये यहाँ पे ये पूरा सेशन था, और चीनी हथियारों का क्या सिस्टम है, इन सारे सिस्टम को आपने यहाँ पे समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ अपने सेशन को हम देते हैं विराम। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहाँ हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स की। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।